All right. So hi everyone. Here this is Aradhya Gupta, and you all are welcome here on Law Beta. Today in this particular video, we are going to discuss the very important topic of Indian Evidence Act, that is confession. It's very important, and here we'll discuss everything regarding confession. We'll discuss the definition, the meaning, very important case laws, along with all the sections from section 24 to section 30 that are being provided under Indian Evidence Act. So without wasting time, let's begin. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कन्फेशन जो है वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक उसके सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन हैं, लेकिन पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी कन्फेशन डिफाइन नहीं है, कहीं पर भी कन्फेशन की डेफिनेशन या कन्फेशन का मीनिंग स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमारे एक जस्टिस थे, दैट वाज मिस्टर जस्टिस स्टीफन, उन्होंने अपने एक डाइजेस्ट, दैट इज़ डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, उसमें कन्फेशन का मीनिंग डिफाइन किया था। उन्होंने क्या कहा था? दैट कन्फेशन इज़ एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय पर्सन who is charged with crime, stating और suggesting an inference that he committed that crime। तो इन्होंने बोला कि कन्फेशन एक एडमिशन है। मिस्टर स्टीफन ने कहा है कन्फेशन एक एडमिशन है जो कि किस व्यक्ति ने करा है? उस व्यक्ति ने किया जिसके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगे हैं, जिस दौरान उसके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगे हैं। तो वो या तो उस अपने चार्जेस को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, या फिर वो जो बात कह रहा है उससे कहीं ना कहीं एक सपोजिशन निकल के आता है, एक इन्फरेंस मिलता है, या आई कैन से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ही कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम। So this is that admission that is made by a person who is charged with crime, and he states or suggests an inference that he committed that crime. That is known as confession, according to the definition given by Mr. Justice Stephen in his Digest of Law of Evidence. Right? अभी हम इसी से ही enumerate करते हैं इसके दो conditions, that confession is a statement that fulfill any of the two conditions। कि confession हर वो स्टेटमेंट एक कन्फेशन होगा जो कि इनमें से दो कंडीशन को फुलफिल करता है। क्या? पहला, इफ़ ही स्टेट्स दैट ही कमिटेड द क्राइम ही इज़ चार्ज विद, कि अगर कोई पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है उसमें वो क्लियर कट बोल रहा है कि उसने ये फलाना फलाना क्राइम कमिट किया है, वो क्लियरली बोल रहा है, सर स्टेट कर रहा है, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट और दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन। और इफ़ हिज स्टेटमेंट गिव्स सम इन्फरेंस दैट ही माइट हैव कमिटेड द क्राइम, कि वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो सीधा सीधा नहीं बोल रहा कि मैंने मर्डर किया है, हाँ मैंने ये थेफ्ट किया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो एक कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हम सपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं दैट ही माइट हैव कमिटेड द क्राइम, कि वो कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा है कि जिसको अगर हम जोड़ें, जिन सबको लिंक करें एक साथ, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, एंड दैट जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं वो उसको सेटिस्फाई करेगा। राइट? सो कन्फेशन इफ वॉलंटरी एंड ट्रूथफुली मेड इज़ एन एफिशिएंट प्रूफ ऑफ गिल्ट। तो ये याद रखने की चीज़ है कि अगर कन्फेशन मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे कि मैंने ये क्राइम किया है, तो वो जो कन्फेशन अगर ट्रूथफुली किया जा रहा है कि वो सच है और वो वॉलंटरी मतलब बिना किसी के डर के, बिना किसी के भय के, या बिना किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आए, उसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली अगर उसने वो कन्फेशन दिया है, तो वो कन्फेशन एक एफिशिएंट प्रूफ ऑफ गिल्ट कंसिडर किया जाएगा। राइट? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। कन्फेशन को एक इम्पॉर्टेंट piece of evidence consider किया जाता है। Now we are having a case Shivappa versus State of Karnataka 1995. So in this it was held that a confession which is voluntary and free from any pressure can be accepted। तो कोई ऐसा confession जो कि voluntary है, मतलब जिस person ने confess किया है that was उसने voluntary मतलब freely दिया था, ठीक है, और बिना किसी के threat के, बिना किसी के undue influence के, बिना किसी के इंड्यूसमेंट के दिया था, बिना किसी प्रेशर के दिया था, तो ऐसे कन्फेशन को एज एन एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। अभी हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आप कन्फेशन पढ़ते हो, अगर आप कन्फेशन का आंसर लिखते हो, चाहे आपके सेमेस्टर का एग्जाम है, चाहे आपका कोई और एग्जाम है, देन दिस केस लॉ मस्ट बी एडेड। द केस इज पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, 1939 का केस है। तो देखो, सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू किया मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन कन्फेशन की है, कन्फेशन का मीनिंग एविडेंस एक्ट के अंदर या किसी भी और एक्ट के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले जो कन्फेशन का मीनिंग दिया गया था दैट वाज गिवन बाय मिस्टर जस्टिस स्टीफन इन हिज डाइजेस्ट। उसके बाद जो दूसरी बार जब कन्फेशन का मीनिंग निकल के आया या एक्सप्लेन किया गया, दैट वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय प्रिवी काउंसिल इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। तो इसमें
प्रिवी काउंसिल ने क्या हेल्ड किया था? इट हेल्ड दैट स्टेटमेंट दैट कंटेन सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन इफ द एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इज ऑफ सम फैक्ट विच इफ ट्रू वुड नेगेटिव द ऑफेंस alleged to be confess। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें जो पर्सन है जो कन्फेस कर रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है, मीन्स बेसिकली जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो अक्यूज है, वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है दैट कंटेन सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर, मतलब वो ऐसी बातें बोल रहा है जिससे उसका गिल्ट डिसप्रूव होता है, मतलब वो अपने आप को बचा रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं अगर सेल्फ एक्सकल्पेटरी का मतलब बताऊं, दैट सम सच स्टेटमेंट विच इंटेंडेड टू एक्सक्यूज वन सेल्फ फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, मतलब अपने आप को एब्जॉल्व कर रहा है वो किसी भी तरह के क्रिमिनल लायबिलिटी से, दैट स्टेटमेंट कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर है, जिससे वो अपने आप को बचाव कर रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। इफ़ द एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इज ऑफ सम फैक्ट विच इफ ट्रू, तो अगर ऐसा प्रूफ होता है कि जो वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दे रहा है अगर वो प्रूव हो जाता है बाय सम करोबोरेटिव फैक्ट्स, तो वो ऑफेंस को नेगेटिव कर देगा, मतलब उसके ऊपर से जो भी लायबिलिटीज़ लगी थी उसको एब्जॉल्व कर देगा, उसे हटा देगा। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या नाम है, कन्फेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ फिर पकला नारायण स्वामी के केस में प्रिवी काउंसिल ने बोला दैट कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट गिल्ट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एडमिट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो क्या है कन्फेशन? उन्होंने बोला कि कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट गिल्ट, या तो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर क्लियर कट उस पर्सन ने अपना ऑफेंस को एडमिट किया है, उसने अपने गिल्ट को एडमिट किया कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर एक्ट की ऑफेंस कमिट किया है, तो वो कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा। या फिर उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया इन विच ही एडमिट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, कि डायरेक्टली उसने नहीं बोला कि मैंने मर्डर किया है या मैंने थेफ्ट कमिट किया है या मैंने रॉबरी कमिट की है, लेकिन वो ऐसे सारे फैक्ट्स बता रहा है एक एक करके, दैट सब्सटेंशियली दैट एट द होल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो कि अगर हम सबको जब जोड़ें, ठीक है, जब to a greater extent when we add on all those facts togetherly, वो एक offense को constitute करता है। So that statement is known as confession। तो I hope now confession is clear to you। पहले मिस्टर स्टीफन ने बताया कि कन्फेशन एडमिशन है जो कि किसी पर्सन ने किया उस दौरान जिस वक्त उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, तो उसने या तो उस चार्ज को ही क्लियर कट बोला कि मैंने हाँ ये जो मेरे पास चार्जेस लगे मैंने ही ऑफेंस किया, या फिर वो कुछ ऐसी बात बोल रहा है दैट गिव्स अ इन्फरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। और फिर यहाँ पे भी प्रिवी काउंसिल ने भी ऑलमोस्ट सेम बात कही। नाउ वी आर हैविंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज अ केस ऑफ 1952। तो पहले इस केस के फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको, फिर क्या कोर्ट ने हेल्ड किया दैट वील सी। So the facts are Palvinder Kaur was convicted under section 302 IPC for having committed murder of her husband by giving potassium cyanide poison। तो इस केस में क्या था, जो पलविंदर कौर थी उसके ऊपर ये चार्जेस लगे थे, ठीक है, और उसको कन्विक्ट किया गया था अंडर 302 मर्डर के केस में, ठीक है। तो उसमें बोला कि उसने अपने पति का, अपने हस्बैंड का मर्डर किया है उसको पोटेशियम साइनाइड पॉइजन देके, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड एक तरीके का केमिकल है और अगर उसका कोई कंजम्पशन करता है दैट पर्सन कैन डाई। अभी व्हाट शी स्टेटेड, जब उसका ट्रायल चल रहा था, शी स्टेटेड दैट माय हस्बैंड वाज फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी। उसने बोला कि जो मेरे हस्बैंड थे उनको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। अब मटीरियल ऑफ वॉशिंग फोटोज वॉज कैप्ड इन हिज अलमीरा। तो once he fell ill, his medicine is placed in the same almirah. By mistake, my husband took the liquid which was meant for washing photos. He fell down and died. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं इसमें कि उसने बोला कि जो मेरे पति थे उसको फोटोग्राफी का शौक था, और क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी का शौक था तो वो फोटोग्राफी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रखते थे। तो एक फोटोग्राफी के उसमें क्या होता है, जब फोटोज़ को क्लीन करने के लिए एक तरीके का केमिकल यूज़ किया जाता है, वही केमिकल ये था पोटेशियम साइनाइड। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने अपने अलमारी में उस पोटेशियम साइनाइड की जो बॉटल थी उसे रख दिया था। उसकी वाइफ ने एक दिन क्या हुआ कि जो उसका हस्बैंड मर जाता है उसको पेट में दर्द उठता है या वो थोड़ा बीमार हो जाता है, तो उसकी मेडिसिन जो थी उसकी वाइफ ने उसी अलमारी में उसी पोटेशियम साइनाइड की बोतल के बराबर में रख दी थी। अब उस हस्बैंड ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, जो भी था वो दर्द में था, उसने बाय मिस्टेक पोटेशियम साइनाइड की बोतल उठा ली और उसको कंज्यूम कर लिया, उसका लिक्विड उसने पी लिया और उससे क्या हुआ, वो गिर गया और वो मर गया।
सो द स्टेटमेंट कंसिस्टेड ऑफ पार्टली गिल्टी एंड पार्टली इनोसेंट रिमार्क्स। तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ देखी गई तो ये एनालाइज किया गया कि जो स्टेटमेंट पलविंदर कौर ने पूरी जो स्टोरी बताई कि कैसे उसके पति को फॉन्ड ऑफ था फोटोग्राफी का, कैसे उसने गलती से रख दी थी और उसने कंज्यूम कर ली थी, तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है दैट इज पार्टली गिल्टी, कहीं ना कहीं वो गिल्टी भी दिखाई दे रही है कि उस मतलब उसको पता होता है, ऑब्वियसली उसे पता होगा कि उसके हस्बैंड फॉन्ड ऑफ है और उसके पति यहाँ पे रखते हैं, बट बावजूद इस सब को जानते हुए उसने वहीं पे रख दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे उसका पार्टली गिल्ट दिख रहा है, बट पार्टली इनोसेंट रिमार्क्स भी इसके यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो इट वॉज पार्टली इनकल्पेटरी इन सेंस दैट इट वॉज कन्फेस्ड टू समथिंग रॉन्ग एंड पार्टली एक्सकल्पेटरी इन द सेंस दैट इफ एक्सेप्टेड इट वुड टोटली एब्सॉल्व हर ऑफ एनी गिल्ट। तो कहीं ना कहीं पे हम ये चीज़ देखें कि इसका जो स्टेटमेंट है एक तरफा मतलब पार्टली तो वो एक इनकल्पेटरी है, इनकल्पेटरी मतलब कि वो जो वो स्टेटमेंट दे रही है वो उसी के खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे उसने ये बोला कि ये चीज़ बताई, ये चीज़ उसने स्टेट की कि मैंने खुद ने रखी थी वहाँ पे उनकी मेडिसिन उसी सेम अलमारी में, तो कहीं ना कहीं ये उसको दैट कॉन्स्टिट्यूट हिज कन्फेशन टुवर्ड्स समथिंग रॉन्ग। और पार्टी जो उसका स्टेटमेंट है वो एक्सकल्पेटरी भी है कि अगर वो स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जाए तो वो बच सकती है किसी भी तरह के चार्जेस से। तो एक्सकल्पेटरी इस सेंस में था कि उसे नहीं पता था कि वहाँ पे उसके हस्बैंड की बॉटल रखी थी, उसे नहीं पता था कि उसके हस्बैंड जो है वो उसी को कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सकल्पेट उससे उसके उस वाले पोर्शन को कंसिडर करके अगर कोर्ट देखे तो वो बच भी सकती है किसी भी तरह के गिल्ट से। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए। अभी क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट में? तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ वेल एक्सेप्टेड रूल रिगार्डिंग यूज ऑफ कन्फेशन इन एडमिशन दैट दे मस्ट आइदर बी एक्सेप्टेड एज अ होल और रिजेक्टेड एज अ होल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वेल एक्सेप्टेड रूल है कन्फेशन और एडमिशन के रिगार्ड में कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को एज अ कन्फेशन कंसिडर किया जाना है या अगर किसी स्टेटमेंट को एज एन एडमिशन कंसिडर किया जाना है तो उसे एज अ होल एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया जाना है तो भी एज अ होल किया जाएगा। ये नहीं कि कोई उसका पार्टली पार्ट इनकल्पेटरी है तो उसको कंसिडर करके किसी को गिल्टी कंसिडर किया जाए या उसके स्टेटमेंट को कन्फेशन कंसिडर किया जाए, नहीं, दैट विल बी कंसिडर्ड आइदर एज अ होल, उसको पार्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यही हेल्ड हुआ था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, और यही बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग रूल बन गया था। ठीक है, कि नो स्टेटमेंट कैन बी टेकन अप एज अ पार्ट, it is necessary that either confession or admission it is necessary it should be accepted as a whole or rejected as a whole. Court is not competent to accept only inculpatory part while rejecting the exculpatory part, right? So I hope ये केस आपको क्लियर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट केस है गाइज, इसमें हम बहुत सारे केसेस पढ़ने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से केसेस को यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग में लिख रहे हो या समझ रहे हो। बेसिकली जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगी, बाकी कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। इलस्ट्रेशन और केस लॉस का मतलब यही होता है। तो मैंने भी बताया है कि पकला नारायण वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पलविंदर कौर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप पढ़ने जा रही हूँ निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। सो द नेक्स्ट केस इज निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959. So this judgment of case of R versus Story was followed. तो एक केस था, इट्स अ फॉरेन केस, R versus Story, तो उस केस में जो जजमेंट दिया गया था वही जजमेंट इस केस में फॉलो किया गया है। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट इफ इन अ कन्फेशन स्टेटमेंट only partial part is relevant, then it can be partially taken up as an evidence and the rest part can be rejected. इस केस में कहीं ना कहीं जो पलविंदर कौर वाले केस में हेल्ड किया था उसको ओवरऑल करके एक डिसीजन दिया गया। इसमें ये बोला कि अगर किसी कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई पार्शियल पार्ट रेलिवेंट है कोर्ट के मुताबिक या कोर्ट की नज़रों में तो उसको पार्शियली ही एज एन एविडेंस लिया जा सकता है और पार्शियल पार्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है बट दिस एस्पेक्ट सोलली डिपेंड अपॉन द प्रूडेंस ऑफ द जूरी, कि ये जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट है कि आधा कंसिडर रेलिवेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये पूरा का पूरा जूरी के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। हेन दिस कोर्ट रिजेक्टेड द एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अपीलेंट, और इस केस में ये हुआ था कोर्ट ने जो उसकी स्टेटमेंट का एक्सकल्पेटरी पार्ट था उसे रिजेक्ट करके इनकल्पेटरी पार्ट को कंसिडर करते हुए उस पर्सन को लायबल कंसिडर किया था, उसके ऊपर चार्जेस इम्पोज किए गए थे। तो देखो 1952 में पलविंदर कौर आया था तो उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि नहीं एज अ होल ही लिया जाएगा कन्फेशनल स्टेटमेंट, लेकिन निशिकांत झा वाले केस में इस चीज़ को ओवरऑल करते हुए बोला गया कि इट इज़ डिपेंड अपॉन द प्रूडेंस ऑफ जूरी, अगर उनको लगता है तो किसी केस में पार्शियल पार्ट को रेलेवेंट कंसिडर करते हुए उसको हेल्ड अप किया जा सकता है एज एन कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको कन्फेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा केसेस की मदद से। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ कन्फेशन, क्या ज़रूरी है कि कन्फेशन किसी को कम्युनिकेट किया जाए? सो कन्फेशन इज़ अ स्टेटमेंट बाय द अक्यूज। देखो ये तो क्लियर है कि कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जो कि अक्यूज द्वारा दिया गया। नाउ
दो केस की मदद से समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। द फर्स्ट केस इज साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966. So murmuring of the accused all alone to himself that he killed was held to be confession. तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि अगर कोई जो अक्यूज है वो अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि हाँ, मतलब ऐसा बोलते हैं कई बार इंसान डर जाता है कि अब मैं फंसने वाला हूँ, मेरे को पुलिस पकड़ लेगी, मेरे पर केस लगेगा, तो अपने आप में डरते बोलते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसका खून कर दिया, अपने आप में जब बड़बड़ा रहा है। तो ऑल अलोन अगर वो अकेले में भी बड़बड़ा रहा है कि उसने मारा है तो उसे भी एज अ कन्फेशन कंसिडर किया जा सकता है। ये हेल्ड हुआ था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। और दूसरा केस था हमारा पंद्रू खादिया वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में। इन दिस इट वाज हेल्ड दैट द कन्फेशन मस्ट बी एड्रेस टू समवन। इसमें ये बोला गया कि ज़रूरी है कि कन्फेशन जो है, कन्फेस कर रहे हो कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वही सच है, मैंने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो आपको किसी ना किसी पर्सन को एड्रेस करना होगा। तो 1966 के केस में तो ये बोला था कि मर्मरिंग खुद में भी कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे किसी को, तो भी वो कन्फेशन होगा। लेकिन पंद्रू खादिया में ये चीज़ ओवररूल होकर ये बोला दैट एड्रेसिंग समवन इज नेसेसरी, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं एडमिशन का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी हमें पता होना चाहिए कि एडमिशन और कन्फेशन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। सो लेट्स डिस्कस दैट। See, sections 17 to 31 deal with admissions generally. It includes section 24 to 30 which deals with confession as distinguished from admission. देखो हमारे जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं तो उसमें जो सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक जितने भी सेक्शंस हैं, और उसका जो चैप्टर है उसका नाम है एडमिशन, ठीक है। ये सारे सेक्शन एडमिशन का पार्ट है, लेकिन इसी के अंदर जो 24 से 30 सेक्शन है, 24 से लेकर 30 तक जितने सेक्शन है वो कन्फेशन को डील करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एडमिशन इज़ अ बिगर पार्ट, एडमिशन इज समथिंग बिगर और कन्फेशन उसका एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो बेसिकली आई हैव प्रोवाइडेड हेयर 10 points of difference between confession and admission. We'll discuss each of them. The very first point is in confession, a statement made by the accused admitting his guilt. तो confession क्या है? confession एक ऐसा statement है जिसमें accused अपना guilt को admit करता है, right? वही हमने अभी तक समझा। Well, admission, it's a voluntary acknowledgement of existence or truth of a particular fact. Admission क्या है? Admission कोई direct admission of guilt नहीं है. It is a voluntary acknowledgement, voluntary एक्सेप्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ सम ट्रुथ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, कि किसी ना किसी फैक्ट से रिलेटेड कोई आप अपनी बात को कि अगर ये हो रहा है कि क्या ये बात सच है, तो हम एक्सेप्ट करें कि हाँ ये बात सच है। तो अगर हम कोई पर्सन अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली किसी एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रुथ को एक्नॉलेज कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करे, दैट इज़ व्हाट एडमिशन, ठीक है। तो पहला डिफ्रेंसिएशन ये है। सेकेंड इज कन्फेशन इज अ स्पेसी। वेल, एडमिशन इज़ अ जीनस। अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या फिर जनरली भी आपने पढ़ा होगा, जीनस इज़ समथिंग अ लार्जर ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसी इज़ अ स्मॉलर वन। या ये कह सकते हैं कि जीनस इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो कन्फेशन जो है वो एक स्पीसी है एंड एडमिशन एक जीनस है। मीन्स एट दी होल वी कैन से दैट कन्फेशन इज़ अ सब पार्ट और अ पार्ट ऑफ एडमिशन। वही है, हमने पढ़ा भी था अभी कि सेक्शन 17 से लेकर 31 तक एडमिशन डिस्कस हो रहा है, और उसी के अंदर जो सेक्शन है 24 से 30 वो कन्फेशन का है। सो कन्फेशन इज नॉट समथिंग कि वो एडमिशन से अलग है, बल्कि वो उस ही का ही पार्ट है। सो एडमिशन इस, आपने अगर वेन डायग्राम वगैरह पढ़ा होगा मैथ्स में, तो उसमें हम बनाते थे ना बिगर सर्कल, और उसके अंदर हम एक छोटा सर्कल बनाते थे। तो द बिगर सर्कल इज एडमिशन, और उसके अंदर जो छोटा सर्कल है दैट इज कन्फेशन। आई एम जस्ट गिविंग आई एम सेइंग जस्ट ऑल दोज थिंग्स टू गिव यू अ बेटर conformity that you get what I'm trying to say, ठीक है। So अगर हम यहाँ बोल रहे थे confession is a specie, so hence all confessions are admissions but all admissions are not confession। तो हम इससे ये conclude कर सकते हैं कि सारे confessions admissions होते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि कन्फेशन जो है वो एडमिशन का ही पार्ट है, तो सारे के सारे कन्फेशंस एडमिशन होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एडमिशन कन्फेशन होंगे। सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं, बट सारे कन्फेशन एडमिशन होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर कन्फेशन प्रोसीडिंग्स आर क्रिमिनल ओनली। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है कन्फेशन के रिगार्ड में, वो सारी सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल होती हैं, जबकि एडमिशन में सिविल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, राइट।
या मैं कह सकते हैं कन्फेशन जो करता है कोई पर्सन वो क्रिमिनल मैटर्स में ही होता है, और एडमिशन जो है वो सिविल में भी हो सकता है और क्रिमिनल में भी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी टू बी रेलेवेंट. ठीक है, ज़रूरी है कि अगर किसी कन्फेशन को रेलेवेंट कंसिडर कराना है, ठीक है, तो वो एक वॉलंटरी कन्फेशन होना चाहिए. ठीक है, इट शुड नॉट बी बाय सम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड और सम inducement. While on the other hand it need not be voluntary to be relevant. कि एडमिशन के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वॉलंट्री होगा तभी उसे रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा. इवन इफ अगर वो वॉलंट्री एडमिशन नहीं है तभी उसको इन द सर्कमस्टांस उसको रेलेवेंट कंसिडर किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फेशन इज मेड बाय द अक्यूज. ज़रूरी है कि किसी स्टेटमेंट को कन्फेशन तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसको उस स्टेटमेंट को अक्यूज नहीं कहा है, अक्यूज नहीं असर्ट किया है. So confession is only and only made by the accused. Do remember. While it may be made by any person. मतलब admission का ज़रूरी नहीं है कि accused person ही उसको admit करे. It can be made by any person. Next point is confession always go against the person making it. याद रखने की चीज़ है कि देखो confession क्या है कि एक accused person अपने guilt को admit कर रहा है. तो ये confession हमेशा जो person उसको assert करे, मतलब अक्यूज़ के हमेशा ऑपोजिट जाता है. अब अक्यूज़ के हमेशा अगेंस्ट में होता है कन्फेशन. एंड एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. और लेकिन एडमिशन जो है वो किसी सर्कमस्टांस में हो सकता है कि वो एसर्ट करने वाले के फेवर में भी हो सकता है. मतलब जो पर्सन एडमिट कर रहा है, जो पर्सन एडमिशन कर रहा है, वो उसके बिहाफ में भी हो सकता है, वो उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स. राइट. कन्फेशन मेड बाय वन where two or more accused jointly tried for same offense can be taken into consideration against the co-accused. अगर in a circumstance 2 और 3 लोग एक साथ ट्राई किए जा रहे हैं in a case, ठीक है, they are co-accused, और अगर किसी एक accused ने अपनी confession दिया है तो उस confession को औरों के रिगार्ड में भी कंसिडर किया जा सकता है. पर ज़रूरी है कि दैट ऑल द अक्यूज आर जॉइंटली ट्राइड. ठीक है, एक ही ऑफेंस के एक ही ऑफेंस के लिए वो लोग एक साथ ट्राई किए जा रहे हैं. तो किसी एक पर्सन के द्वारा दिया गया कन्फेशन औरों के रिगार्ड में भी और औरों के लिए भी अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है. वाइल एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स इन सूट इज़ नॉट एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट. लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं है. एडमिशन अगर एक पर्सन ने किया है तो वो उसी के रिगार्ड में स्टिक रहेगा. It does not go in against of the other defendants. Right. Next is a confession, if voluntary, made in the discretion of judge, by itself be accepted as conclusive proof of matters confessed and is alone sufficient to warrant a conviction. देखो confession अगर वॉलंट्री दिया गया है और जज की डिस्क्रिशन है तो कन्फेशन, क्योंकि मैंने बताया कि इट इज़ अ फुल प्रूफ एविडेंस, उसको एज अ एविडेंस कंसिडर किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ गिल्ट. तो कन्फेशन को एज अ वैलिड कंक्लूसिव प्रूफ कंसिडर करते हुए जो जज है उसको उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर सकता है अक्यूज़ का. राइट. बट एडमिशन इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर्स एडमिटेड. लेकिन एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, वो मैटर्स जो भी एडमिट किया गया है इन दैट स्टेटमेंट. बट कन्फेशन इज़ अ फुल प्रूफ conclusive proof होता है of the matters, but admission is not. Next, in confession retraction is possible while in admission it is not. देखो retraction क्या होता है. For example, एक person ने अपना statement दिया, ठीक है, लेकिन एक further step मतलब आगे जाके वो उस चीज़ को जो उसने statement दिया उसको वापस ले रहा है. मतलब वो मना करे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ statement नहीं दिया था. तो अगर confession किसी person ने किया है तो उसका retraction possible है. Retraction is basically an action of drawing something back or withdrawal of some statement. So withdrawal of confession is possible, but withdrawal of admission or retraction of admission is not possible. And the last point of this difference is confession is statement written or oral which is direct admission of guilt. और कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रिटन में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, एंड दैट इज अ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट. वेल एडमिशन इज स्टेटमेंट ओरल और रिटन विच गिव्स इन्फरेंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मेकिंग इट. तो एडमिशन भी एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट एडमिशन, बट इट जस्ट गिव्स एन इन्फरेंस अबाउट लायबिलिटी की जो पर्सन बोल रहे हैं तो हो सकता है, मतलब इट जस्ट गिव्स अ सपोजिशन, एक इन्फरेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ हो सकता है कि इसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया हो या इसी पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया हो. तो ये हमारे 10 डिफरेंस हो गए कन्फेशन और एडमिशन के ऊपर. आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट एज पर मी दिस डिफरेंस इज होल इन एनफ. राइट. चलो अब एक एग्जाम्पल है, उससे और एडमिशन और कन्फेशन के डिफरेंस को वील क्लैरिफाई. सो द एग्जाम्पल इज A person charged with murder of B by drowning. A
एक पर्सन था जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसने मर्डर किया है बी का, उसको डुबा के, मतलब उसको डुबा के उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, बाय ड्राउनिंग. सो हियर इफ ही स्टेट्स दैट ही ड्राउन बी, अगर वो क्लियर कट ये बोल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल रहा है कि उसने ही बी को डुबोया था और उसी ने ही उसको मारा है, नहीं उसने ये नहीं बोला कि उसने उसको मारा, उसने बोला कि हाँ मतलब मैंने ही बी को ड्राउन किया था, मैंने ही उसको डुबोया था. तो दिस इज कॉल्ड कन्फेशन. बट इफ ही स्टेट्स दैट I and B were bathing in river while C came and drowned B. I tried to save B but could not. It is admission, not confession. मतलब लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं अपने गिल्ट को एडमिट करते हुए कुछ कहानी बना के बोल रहे हैं कि मैं और B साथ में रिवर में नहा रहे थे, तभी वहाँ C आया, ठीक है, और C ने B को ड्राउन करने की कोशिश की, मैं उसे बचा रहा था लेकिन मैं बचा नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के ट्रुथ को या किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है, एक इन्फ्रेंस दे रहा है, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी गिल्ट को नहीं एडमिट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट नोन एज एडमिशन, ठीक है. और जो पहले वाला सर्कमस्टांस है दैट वाज कन्फेशन, ठीक है. आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी. सो कन्फेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज जुडिशियल कन्फेशन एंड वन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सो जुडिशियल कन्फेशन दोज विच आर मेड बिफोर मजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. वो कन्फेशन जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं या मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, और इन ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस. जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बाय अक्यूज elsewhere than before magistrate or in courts, and it can be made by any person और बॉडी ऑफ पर्सनस, ठीक है. लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या है, वो मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में नहीं दिए जाते हैं, वो इन लोग के अलावा कहीं और दिए जाते हैं. दैट आर नोन एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस. मतलब ये बेसिकली इन द ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं दिए जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अभी हम लोग इनको ही थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी मोर अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन तो क्लियर है, जुडिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं. दैट आर दो. Extrajudicial confession, it is generally made before private individuals, which includes even judicial officer in his private capacity. तो हमने पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के दौरान जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो जुडिशियल कन्फेशन, लेकिन उनके अलावा जितने भी कन्फेशन होते हैं दैट आर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो बेसिकली वो कन्फेशन जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब किसी प्राइवेट पर्सन के समक्ष प्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल. और ये इवन किसी जुडिशियल ऑफिसर को भी अगर प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में, मतलब जिस दौरान वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहा है, वो अपने ऑफिस में नहीं, वो कोर्ट में नहीं है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के विद इन एम्बिट में नहीं है, अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में है, तो उसके समक्ष भी अगर किसी कन्फेस किया गया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, राइट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड कन्फेशंस अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC. और इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी के अंदर वो मजिस्ट्रेट भी कवर होंगे जो मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती है 164 सेक्शन CRPC के अंदर कन्फेशन रिकॉर्ड करने की, ठीक है. तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दोज पीपल बिफोर दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर कन्फेस्ड, राइट. सो वी आर हैविंग अ केस हियर, State of Rajasthan versus Kashiram 2007. So where extrajudicial confession was alleged to have been made before two prosecution witnesses, one of whom was brother of deceased. There was no reason for accused to have faith in him to seek protection, and another witness testified that he was not even acquainted with accused. The case of prosecution that accused had not extrajudicial confession has made extrajudicial confession was rejected. में क्या था कि एक जो अक्यूज़ है वो ये बोलता है कि उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया है बिफोर टू प्रोसिक्यूशन विटनेसेस. अब उन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से एक कौन है, एक तो डिजीज़ का भाई है, मतलब जो इस केस में मरता जिसको अक्यूज़ ने मारा है उसी का भाई है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके सामने उस व्यक्ति के सामने उसने जो भी कन्फेस किया, जिस पर्सन का भाई था, ठीक है, वो ऑलरेडी इतनी ग्रीव में था कि इस व्यक्ति एक एंगर भी था, एक आक्रोश होता है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है मेरे भाई का या मारा है मेरे भाई को, तो वो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन सीख नहीं कराएगा. तो उसका उसके ऊपर फेथ भी नहीं है. और दूसरा यहाँ पे विटनेस था, द वन टेस्टिफाइड दैट ही वाज नॉट इवन अक्वेंटेड विद अक्यूज, कि बिल्कुल जान पहचान नहीं थी, ही वाज नॉट इवन फेमिलियर, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई नोन पर्सन भी नहीं था, ठीक है. सो हियर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट अक्यूज हैज मेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. तो यहाँ पे जो भी केस बना कि हाँ अक्यूज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर दिया है, तो ये रिजेक्ट हो गया था क्लियर कट बाय द कोर्ट, ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर.
अभी हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या डिफरेंस है. सो द फर्स्ट इज दोज विच आर मेड टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 CRPC और बिफोर कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग्स और ट्रायल, दे आर जुडिशियल कन्फेशन. इट्स क्लियर. एंड दोज विच आर मेड टू एनी पर्सन अदर देन दोज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक कन्फेशन, दे आर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, अभी तक हमने बहुत यही सब पढ़ा है. सेकंड पॉइंट इज टू प्रूव जुडिशियल कन्फेशन, पर्सन टू whom judicial confession is made need not be called as witness. ठीक है. When extrajudicial confession are proved by calling a person as witness before whom such confession is made. देखो जिस पर्सन के देखो ये अभी तक हमने पढ़ा कि जुडिशियल कन्फेशन किसी जुडिशियल पर्सन के सामने, एक मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि 164 CRPC के अंदर कन्फेशन रिकॉर्ड करने के एम्पावर्ड है या फिर कोर्ट के सामने किया है, तो वहाँ पे उस पर्सन को किसी विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कि वो उसको कोरोबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी विटनेस को बुला के. लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है वो आउट ऑफ द कोर्ट हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड दी एनी सॉर्ट ऑफ कमिटल प्रोसीडिंग्स हुआ है, तो वहाँ पे विटनेस को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि जो भी चीज़ टेस्टिफिकेशंस होने हैं दैट विल बी डन आफ्टर कॉलिंग द विटनेस. देन थर्ड पॉइंट इज दे कैन बी रिलाइड एज प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी ट्रू. तो अगर कोर्ट्स और जितने भी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस के थ्रू जब टेस्टिफाई करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे अगर निकल के आता है कि जो भी चीज़ उसने एड्रेस कन्फेस की थी बिफोर द कोर्ट वो सच है और वॉलंटरी है, तो उसको उस स्टेटमेंट को एज अ प्रूफ ऑफ गिल्ट कंसिडर किया जा सकता है अगेंस्ट द अक्यूज. वाइल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑल अलोन कैन नॉट बी रिलाइड इफ इट नीड्स सपोर्ट ऑफ अदर सपोर्टिंग एविडेंस. तो जुडिशियल कन्फेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी सपोर्टिंग एविडेंस का इस्तेमाल किया जाए. अगर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुआ, कोर्ट को अगर लगता है कि वो ट्रूथ है और वो वॉलंटरी है, तो वो उसको क्लियर कट एज अ प्रूफ ऑफ गिल्ट कंसिडर किया जाएगा. लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल क्योंकि कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत किए गए, तो वहाँ पे कोर्ट सपोर्टिंग एविडेंस का यूज करेगी फॉर हैविंग अ रिलायंस अपॉन द सेम. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज कन्विक्शन में बी बेस्ड ऑन जुडिशियल कन्फेशन. यस, कन्विक्शन जो है वो जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे हो सकता है, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होता है, और जनरली इट इज़ अनसेफ टू डू दैट. राइट. नाउ वी आर हैविंग एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट वी विल बी डन विद दिस डिफरेंस. सो द एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल कन्फेशन इज ए इज अक्यूज ऑफ हैविंग किल्ड जी एट द कमिटल प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट और ए ट्रायल बिफोर सेशन जज. ए मे कन्फेस हिज गिल्ट एंड ऑल दीज आर जुडिशियल कन्फेशन. तो ए के ऊपर चार्जेस है कि उसने जी को मारा, जी का मर्डर किया है. ठीक है. तो अब जब वो कमिटल प्रोसीडिंग्स और पूरे ट्रायल के दौरान सेशन जज के सामने ये कन्फेस कर देता है अगर कि उसने ही मारा है, तो वो सारे कन्फेशन को या उसके उस स्टेटमेंट को जुडिशियल कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा. वेल एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या है, अ पर्सन वाज चार्ज विद स्लॉटर ऑफ काउ विच ही हैड स्टोलन. ठीक है. एक पर्सन के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने उसने काउ स्लॉटर किया है. ठीक है. He had killed the cow which he had stolen, जो कि उसने चुराई थी पहले और उसके बाद उस गाय की हत्या कर दी थी. When the report was to be lodged against him, a man of village asked as to why he has committed the crime. He apologized and said, "I am very sorry for my action. I may be excused. This is certainly an extrajudicial confession." तो जब उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, ठीक है, और मतलब उसके ऊपर प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट होने जा रही थी, उससे पहले उसने एक गांव के एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने ये क्राइम कमिट क्यों किया. तो उसको रियलाइज़ होता है या जो भी है, वो उस विलेज मैन के सामने बोलता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मतलब आई एम वेरी सॉरी एंड क्या मतलब मुझे माफ़ी मिल सकती है एंड व्हाटएवर. तो ये जो भी उसने बात बोली अपने क्राइम को, जो उसने गिल्ट को एडमिट किया, ठीक है, दिस इज़ नोन एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. तो आई होप अब आपको जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और एडमिशन, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. ठीक है. Guys, I'm here stopping this video because this video has already been quite long. और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल सेक्शन स्टार्ट करेंगे. 24 से 30 हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक जल्दी से स्नैपशॉट देती हूँ. पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर हमने केस लॉस पढ़े इंपॉर्टेंट जो भी थे. ठीक है. फिर हमने उसके बाद कन्फेशन और एडमिशन का डिफरेंस देखा, फिर जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का कॉन्सेप्ट देखा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे सेक्शंस देखेंगे 24 से 30 तक. फिर रिट्रैक्टेड कन्फेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे. सो जस्ट बी ट्यून्ड विद द चैनल फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, क्योंकि दोनों वीडियो देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है. क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट सेक्शन जाना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो उसके लिए जुड़े रहिए चैनल से. अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है. तो अगर वीडियो पसंद आई हो अभी तक
तो आप वीडियो को लाइक भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ कहना है तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इज़ कमिंग ओवर द स्क्रीन। सो दिस वॉज इट गाइज, आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कंटेंट लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।